वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आज मॉर्निंग में 1 से 40 प्रश्न हमने देखे हैं करंट अफेयर्स के। अब इसमें 40 टू 60 यानी 20 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, वाटर शेड यात्रा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। वाटरशेड यात्रा के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने डब्ल्यूडीसी और PMKSY 2.0 के तहत यानी वुमेन डेवलपमेंट स्कीम और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया। वाटरशेड वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी झीलों, नदियों और महासागरों जैसे जल निकायों में बहता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही WDC और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का भी, क्योंकि इन्हीं के तहत है वाटरशेड विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जनसंपर्क अभियान वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ। किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी की? किस राज्य ने की है? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? कर्नाटक ने की है त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। देखिए त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी कर्नाटक राज्य ने की। यह द्विवार्षिक अभ्यास है, ठीक है। हर बार कर्नाटक में आयोजित किया जाता है ये, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर संचालनीयता और तालमेल को बढ़ाना है। तो त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 कर्नाटक में आयोजित हुआ और ये कर्नाटक में ही आयोजित किया जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा मंजूर किया गया गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता है? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड से। ए है इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे को मंजूरी दी। यह परियोजना जो है 2730.13 करोड़ की लागत से डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल पर विकसित होगी। यह रोपवे मौजूदा 21 किलोमीटर की कठिन यात्रा को आसान बनाएगा, जिससे हेमकुंड साहिब जी और फूलों की घाटी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जाने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। इसकी क्षमता जो होगी, इस रोपवे की जो क्षमता होगी एक दिन की 11,000 यात्रियों की होगी प्रतिदिन, और इसमें उन्नत रोपवे तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी, रोजगार के अवसर सृजित करेगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगी। और एक और चीज़ जो इसमें नहीं लिखी है, प्रकृति को खराब करेगी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगी। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए, ठीक है, जिससे सब अनजान है। हाल ही में खबरों में देखे गए अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारक एजेंट क्या हैं? ठीक है, देखिए जितना पर्यटन लेके जाओगे पहाड़ों में उतना दोहन बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फैलाव होगा, वन काटने पड़ेंगे, जगह बनानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, एक तरह से प्रकृति को क्षति होगी। हाल ही में खबरों में देखे गए अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारक एजेंट क्या हैं?
अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कारक एजेंट फंगस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, वायरस है। देखिए, हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फीवर मिजोरम में फिर से उभर आया, जिसमें 41 और सुअरों की मृत्यु हो गई तथा 20 मार्च 2025 तक कुल संख्या बढ़कर 503 हो गई। अफ्रीकन स्वाइन फीवर पहली बार मिजोरम में लुंगसेन गांव लुंगलेई में 21 मार्च 2021 को सामने आया और तब से यह स्थानिक हो गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कारण एजेंट अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्यों के लिए कोई जोखिम नहीं है। स्टेटमेंट बनाकर पूछता है कि मनुष्यों को भी प्रभावित करता है, तो नहीं। यह वायरस दूषित कपड़े, उपकरण या वाहनों के माध्यम से फैल सकता है, जिससे सूअर की आबादी खतरे में पड़ सकती है। इसका कोई इलाज या टीका नहीं है, इसलिए रोकथाम और सख्त जैव सुरक्षा उपाय ही प्रभावी नियंत्रण विधियां हैं। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? ये होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में वित्त वर्ष 24-25 में 4,515 बच्चों को गोद लिया गया, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण ने गोद लेने के लिए 8,598 नए पहचाने गए बच्चों को जोड़ा। इसकी स्थापना किसकी स्थापना केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण की स्थापना 1990 में हुई थी और यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। ठीक है, यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल एजेंसी है और देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने दोनों को नियंत्रित करता है। यह बाल गोद लेने की संसाधन, सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से गोद लेने का प्रबंधन करता है। ठीक है, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण की बात हो रही है। 46वां प्रश्न, पीएम पोषण योजना या प्रधानमंत्री पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। पीएम पोषण योजना, इसको पढ़कर लग रहा होगा कि इसका उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय होना चाहिए या महिला और बाल विकास मंत्रालय, लेकिन इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत सरकार ने पीएम पोषण यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सामग्री लागत में 9.5% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे वर्ष 2025-26 के लिए 954 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय खर्च की व्यवस्था की गई है, जो 1 मई 2025 से लागू हो गई है। इसे पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, इसको पीएम पोषण योजना को। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है, जो बाल वाटिकाओं और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 11.20 करोड़ बच्चों को 10.36 लाख स्कूलों में पका हुआ भोजन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण में सुधार करना और स्कूल नामांकन, उनकी उपस्थिति और प्राधिकरण को बढ़ावा देना। तो मिड डे मील है ये पीएम पोषण वर्तमान का। 47वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के बौद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ अरुणाचल प्रदेश में। डी है इसका आंसर। पूर्वोत्तर भारत के बौद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित हुआ। अरुणाचल प्रदेश ना हो तो नामसाई का नाम याद रखिएगा, ये भी आ सकता है टफ बनाने के लिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने महाबोधि मैत्री मंडल के साथ मिलकर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु और विद्वान शामिल हुए। चर्चा का केंद्र बिंदु पूर्वोत्तर भारत में बौद्ध धर्म की कला, संस्कृति और प्रभाव तथा पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध थे।
हाल ही में खबरों में उल्लेखित पार्किंसन डिसीज या रोग क्या है? पार्किंसन रोग जो है एक न्यूरो डीजेनरेटिव विकार है। ए है इसका आंसर। देखिए, पार्किंसन रोग एक न्यूरो डीजेनरेटिव विकार है जो डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स की हानि का कारण बनता है। पार्किंसन रोग एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो धीरे धीरे बढ़ता है और मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन के अपर्याप्त उत्पादन का कारण होता है, जो मांसपेशियों की गति और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ जो का मतलब क्या है? डोपामाइन नामक रसायन। देखिए, यह रोग आमतौर पर गति से संबंधित समस्याओं जैसे कि कपकपी, मांसपेशियों में अकड़न, धीमी गति और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई का कारण बनता है। पार्किंसन रोग। 49वां प्रश्न है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ संस्थान दिया गया है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में प्रथम स्थान पर है चीन की यूनिवर्सिटी। 2024 में भी वो पहले स्थान पर थी। और भारत का जो IISc बेंगलुरु है उसको प्रथम स्थान दिया गया है। और रैंक में काउंटिंग करें तो 38वीं रैंक है इसकी। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। IISc बेंगलुरु ने एशिया में 38वां स्थान प्राप्त किया है और इसका स्कोर 65.2 है। हालांकि 2024 में इसका स्थान 32 था, इस बार 38 है 25 में। चीन की जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है 93 के स्कोर के साथ एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और पिछले वर्ष भी वो पहले स्थान पर ही थी 24 में। ठीक है, और ये रैंकिंग भी है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025। यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 35 देशों और क्षेत्रों के 853 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। ये नंबर भी याद रखिएगा, 35 देशों और क्षेत्रों के कितने विश्वविद्यालय हैं? 853 विश्वविद्यालय। भारत की तरफ से IISc बेंगलोर कितनी रैंक? 38वीं। ठीक है, और ये जो रैंकिंग्स है वो 18 संकेतकों पर आधारित थी, जिसमें शोध गुणवत्ता, उद्योग, शोध वातावरण, शिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण शामिल हैं। LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की शुरुआत किस संस्था ने की थी? सेबी, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। RBI भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, हाल ही में भारतीय निवासियों द्वारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश भेजी गई राशि में कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार 6.84% की गिरावट दर्ज की गई। इस योजना की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी वर्ष 2004 में। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत में रहने वाले व्यक्ति निवेश और खर्च के लिए विदेश में धन भेज सकते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार जो निवासी है प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम $2,50,000 तक भेज सकते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए निवासी भारतीयों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह गिरावट महामारी के बाद यानी कोविड-19 महामारी के बाद विदेश यात्रा और पढ़ाई की योजनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है। मौसम विज्ञान के संदर्भ में बो इको क्या होता है? क्या होता है बो इको? ये देखिए, इस फोटो में देखिए बो इको को आप। ये कुछ समय पहले दिल्ली में दिखाई दिया था, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना स्पष्ट ये दिखाई नहीं दिया था। अगर ये स्पष्ट दिखाई दे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई UFO लैंड करने वाला है धरती की ज़मीन पर। बिजली और गरज के साथ एक सीधी रेखा में फैला तूफान जो रडार पर धनुष की तरह मुड़ जाता है, यही है बो इको। देखिए, बो इको एक ऐसी मौसम संबंधी घटना है जो रडार पर धनुष के आकार में दिखाई देने वाले तूफानों की एक रेखा
होती है, जिसे स्क्वाल लाइन भी कहते हैं, और तेज हवाओं और गंभीर मौसम का संकेत देती है। ठीक है, और ये तेज हवाओं और गंभीर मौसम का संकेत देती है। यह हाल के दिल्ली तूफानों में भी देखा गया था और हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। कभी कभी यह बो इको किसी बड़े स्क्वाल लाइन सिस्टम का हिस्सा भी हो सकता है। आमतौर पर यह 20 से 100 किलोमीटर तक फैला होता है और इसकी अवधि 3 से 6 घंटे तक होती है। बो इको शब्द 1970 के दशक में मौसम वैज्ञानिक टेड फुजीटा ने गढ़ा था, जिन्होंने टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजीटा स्केल भी विकसित की थी। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। लुइस मोंटेनेग्रो को हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद फिर से पुर्तगाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। वे सेंटर राइट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीएसडी और डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एडी का नेतृत्व करते हैं। उनका मुख्य फोकस पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना है। 53वां प्रश्न है, वर्ष 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम पे प्रश्न है ये, ना कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन पे। हालांकि जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा और 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी भी भारत ही करेगा। सी है इसका आंसर। अच्छा, ये ब्रिक्स के जो संसदीय फोरम हैं इसमें लोकसभा स्पीकर जाते हैं और ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है उसमें जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए 5 जून 2025 को ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम संपन्न हुआ, जिसमें भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस बार 10 देश शामिल हुए। भारत को वर्ष 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम कहाँ आयोजित हुआ? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूछ ले तो वो हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम कहाँ होगा? भारत में होगा, भारत की मेजबानी में होगा 2026 में। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूछ रहे तो वो भी भारत की मेजबानी में होगा। अब इसी से रिलेट करता हुआ ये प्रश्न हमने जोड़ा है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में सही कथन है। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। भारत वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, करेक्ट है। ठीक है, चीन के और रूस के इसमें शामिल नहीं हुए थे। चीन के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति इसमें व्यक्तिगत तौर पर शामिल नहीं हुए थे। रूस के राष्ट्रपति का तो वारंट निकला हुआ था। ठीक है, और चीन के शामिल नहीं हुए थे, उनकी जगह कोई और उन देशों के लोग गए थे। यहाँ पर तीनों के तीनों फिलहाल सही हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया। यहाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, वहाँ ब्रिक्स संसदीय फोरम की। संसदीय फोरम में लोकसभा स्पीकर जा रहे हैं और शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी थीम क्या थी? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। और भारत वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एक और चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इंडोनेशिया जो है ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हो गया है, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया। ये ब्रिक्स के साझेदार देश हैं और इंडोनेशिया मेंबर है।
चलिए 55वां प्रश्न है, TOI 6894 क्या है, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था। TOI 6894 फोटो में तो दिख ही रहा होगा आपका, इसका आंसर क्या होना चाहिए। डायनासोर का अवशेष नहीं है, वायरस का नया प्रकार नहीं है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी नहीं है, यह है विशाल ग्रह। ये है TOI 6894, जो एक छोटे तारे की परिक्रमा कर रहा है। देखिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में TOI 6894b नामक एक विशाल ग्रह खोजा है, जो एक बहुत छोटे लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह शनि से लगभग 1.07 गुना बड़ा है, लेकिन उसका द्रव्यमान आधे से थोड़ा ज़्यादा है, जिससे इसकी घनता बहुत कम है। यह पृथ्वी से लगभग 241 प्रकाश वर्ष दूर सिंह राशि में स्थित है और 3 दिनों से भी कम में अपनी कक्षा पूरी करता है। ठीक है, 3 दिनों से भी कम में अपनी कक्षा पूरी कर लेता है। ये इस बौने तारे के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी भी एक तारे की तो परिक्रमा करती है, सूर्य एक तारा ही तो है, लेकिन वो अपनी परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेती है, 365 दिन का समय लेती है। और ये जो विशाल काय ग्रह केवल 3 दिन में ही परिक्रमा पूरी कर ले रहा है अपनी, तो कितनी तीव्र होगी इसकी गति, वो कितना पास होगा उस तारे से वो। 56वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही टॉम हॉक सब सोनिक क्रूज मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। टॉम हॉक जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये यूएसए की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और GBU-57 बंकर बस्टर बम से सटीक हमले करे और इजराइल ईरान युद्ध में हस्तक्षेप किया। टॉम हॉक लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, सुपरसोनिक नहीं है, सब सोनिक है, जिसे अमेरिकी नौसेना ने भूमि हमले के लिए विकसित किया है। यह जहाज या पनडुब्बी से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम द्वारा दागी जा सकती है। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा किस मिशन के तहत विकसित किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। ये है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में सरकार ने नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज को वित्त मंत्रालय और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की संयुक्त निगरानी में लाने का निर्णय लिया है। पहले इसका संचालन केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता था। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के सहयोग से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया था। इसका उद्देश्य भारत में बीमा क्लेम प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत बनाना है। 58वां प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा आसोनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। प्रेरणा आसोनी योजना यह है असम की। देखिए, हाल ही में असम सरकार ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए प्रेरणा आसोनी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को हर महीने 300 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। यह योजना असम राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्रों के लिए है, जो वर्ष 2026 में परीक्षा देंगे। और यह जो योजना है वो 1 नवंबर 2025 से लागू होगी और राशि जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए मिलेगी, यानी उनको सीधे खाते में। 59वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके लिए है ये। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए, या भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। आदिवासी समुदायों से संबंधित है ये, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना भारत के आदिवासी समुदायों जो
कुल जनसंख्या का 8.9% हैं के उत्थान और समावेशन के लिए एक पहल है। उनकी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करते हुए यह योजना वर्ष 2021 से 26 तक 26,135.46 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ सतत विकास पर जोर देती है। ये धनराशि भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना की धनराशि है ये, ठीक है, 21 से 26 तक। यह कार्यक्रम सरकार के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और देश भर की जनजातियों को आवश्यक सेवाओं, वित्तीय सहायता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। कैटरपिलर फंगस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र का स्थानिक है? ये जो है ना ऊपर की, यही है कैटरपिलर फंगस। सहारा रेगिस्तान, अमेजन वर्षावन, साइबेरियाई टुंड्रा या फिर तिब्बती पठार और आसपास के उच्च हिमालय। तिब्बती पठार और आसपास के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाई गई है कैटरपिलर फंगस। कैटरपिलर फंगस यानी ओफियोकोर्डिसेप्स साइनेंसिस पर शोध से पता चलता है कि इसका जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज में किया जा सकता है। यह फंगस जो कैटरपिलर लार्वा का परजीवी है, तिब्बती पठार और हिमालय में पाया जाता है, ठीक है, और विभिन्न स्थानीय नामों से इसको जाना जाता है। यह भारत के संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में दर्ज है। इस प्रजाति को IUCN द्वारा असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फंगस में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है जो है कार्डिसेपिन। फंगस में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कार्डिसेपिन कैंसर में अत्यधिक सक्रिय कोशिका वृद्धि संकेतों को बाधित करता है, जिससे यह संभावित रूप से वर्तमान उपचारों के मुकाबले कम हानिकारक विकल्प प्रदान करता है, ठीक है, क्योंकि यह विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करता है सीधे। तो कार्डिसेपिन है इसमें रासायनिक पदार्थ कैटरपिलर फंगस में जो कैंसर में अत्यधिक सक्रिय कोशिकाएं वृद्धि संकेतों को बाधित करता है। तो आज हमने 60 प्रश्न देखे करंट अफेयर्स के, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में आने चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद।